हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। और आज हम लोग का केमिस्ट्री का सेशन होने वाला है जिसमें हम लोग मॉड्यूल 4 पढ़ेंगे। मॉड्यूल 4 में क्या क्या चीज़ है, तो मॉड्यूल 4 में है हम लोग का क्या चीज़ है, थर्मोडायनेमिक्स। क्या है मॉड्यूल 4 में हम लोग का थर्मोडायनेमिक्स है। और क्या चीज़ है, वाटर केमिस्ट्री। वाटर केमिस्ट्री बोले तो वाटर केमिस्ट्री में हम लोग को है वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को पढ़ना है वर्क, हीट, उसके बाद फिर इंट्रॉपी वगैरह पढ़ना है, पॉइजन्स रेशियो पढ़ना है, और फिर इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इसी में है जिसमें हम लोग को नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन वगैरह कराएंगे। तो फिर हम लोग दूसरा जो पार्ट होगा हमारा इस मॉड्यूल का, जिसमें हम लोग को वाटर ट्रीटमेंट के बारे में, वाटर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मॉड्यूल 4 में पहला लिखा हुआ यूज़ ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम और वाटर केमिस्ट्री, यानी कि ये पूरा का पूरा हेडिंग था हमारा मॉड्यूल 4 का जो हम डाले हैं यहाँ पर। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या चीज़ है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सबसे पहले आते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम आखिर है क्या चीज़। थर्मोडायनेमिक, यहाँ तो चलिए वर्ड है थर्मोडायनेमिक, सिस्टम क्या चीज़ है। सिस्टम ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग सारा काम अपना कर रहे हैं। सपोज करते हैं कि अगर हम लोग एक टेबल पे कोई रिएक्शन वगैरह हम लोग करवा रहे हैं, तो यहाँ पर जो जौन सा स्पेस हम लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना रिएक्शन करवा रहे हैं, अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हमारा स्पेस हो जाएगा। यानी कि वो स्पेस जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं वो हो जाएगा सिस्टम। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज ए क्वालिटी ऑफ मैटर। क्या बोला, क्वांटिटी ऑफ मैटर और ए रीजन इन ए स्पेस ऑन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड। यानी कि वैसा जगह जहाँ पर हम लोग अपना काम को कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारा इंटेंशन क्या है, चीज़ है इस चीज़ पर है कि हम लोग यहाँ पर कोई रिएक्शन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वो हमारा सिस्टम हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो हम देखे थे वहाँ पर। अब आता है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का कितने प्रकार का होता है, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है हमारा सिस्टम क्या हो सकता है, क्लोज हो सकता है, ठीक है। फिर हमारा क्या हो सकता है, ओपन सिस्टम हो सकता है। फिर ये है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। अब रही बात कि इसमें क्लोज सिस्टम क्या चीज़ है, ओपन सिस्टम क्या चीज़ है, और फिर आइसोलेटेड सिस्टम क्या चीज़ है, तो हम लोग एक एक करके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओपन सिस्टम किसको कहते हैं। ठीक है, ओपन सिस्टम किसको कहते हैं, सॉरी, ओपन सिस्टम किसको कहते हैं। सबसे पहले ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम जो खुला हुआ हो, यानी कि अगर ये हम लोग एक बकेट ले लेते हैं, इसके अंदर हम लोग मास को ऐड कर सकते हैं, इससे हम लोग मास को आउट भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग एनर्जी टेम्परेचर डाल के, टेम्परेचर बढ़ा के एनर्जी डाल सकते हैं, एनर्जी इससे बढ़ा घटा भी सकते हैं। यानी कि ऐसा सिस्टम जिससे क्या हो, मास एक्सचेंज हो सके, ठीक है, मास का ट्रांसफ़र हो सके या फिर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सके, ऐसा सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम कैसा सिस्टम होता है। अब रही बात, इसमें ओपन सिस्टम के बाद आता है हमारा क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम क्या चीज़ है, तो जिस तरह ओपन सिस्टम में क्या था, हमारा एनर्जी आ सकता था, एनर्जी जा सकता था, यानी कि चेंज हो सकता था एनर्जी में, मास इंक्रीज कर सकता था, डिक्रीज कर सकता। लेकिन क्लोज सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही मास आएगा, ना ही मास आउट होगा, ठीक है, ना ही एनर्जी इन होगा, ना ही एनर्जी आउट होगा। तो वो हमारा क्या आता है, ओपन सिस्टम में। अब उसी तरह का सिमिलर है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसमें कोई एनर्जी, आइसोलेटेड मतलब पूरी तरह से आइसोलेटेड, इसमें ज़रा सा कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसा अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो वो थर्मोस्टिल बोतल वगैरह रहता है, जिसको थर्मस बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग पानी रखते हैं, तो ये क्या है, 100%, 100% ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद आफ्टर 24 आवर, यानी कि जिसका जितना सा रेंज रहता है, वो क्या होता है, पानी यहाँ पर ठंडा होना शुरू कर देता है। अगर ठंडा पानी रखेंगे तो वो गर्म होगा, ठीक है, यानी कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उससे उसके इक्विलिब्रियम में आने का कोशिश करेगा। यानी कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है और इसका टेम्परेचर है, दोनों में डिफरेंस है, तो कोशिश करेगा कि दोनों टेम्परेचर का हो गया एक दूसरे के सिमिलर हो जाए। तो कुछ समय के बाद वो अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर सेम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ तो है। यानी कि 24 आवर्स तक अगर ये काम कर रहा था, यानी कुछ देर के लिए, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम था। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो सके,
जिसमें कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सके, कोई भी एनर्जी का डिफरेंस नहीं हो सके, या फिर कोई मास एक्सचेंज नहीं कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। समझ गए आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है ए लिविंग सिस्टम इज एन एग्जांपल, यानी कि लिविंग यानी कि ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग किस चीज़ का एग्जांपल है? क्या ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, या फिर क्या एक क्लोज सिस्टम है, क्या एडियाबैटिक सिस्टम है, क्या ओपन सिस्टम है? तो ह्यूमन बींग क्या है? ह्यूमन बींग क्या करते हैं, हम लोग मास को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फूड को टेक करते हैं, फूड लेते हैं हम लोग, तो फूड का तो कोई तो मास होगा, हम लोग खाना खाते हैं तो उसका कुछ तो मास है, ठीक है, यानी कि या फिर हम लोग कोई एनर्जी यानी कि कोई लिक्विड वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो ये क्या हमारे शरीर में क्या होता है, जाता है और शरीर से बाहर भी आता है, तो यानी कि ये क्या है, एक ओपन सिस्टम है। इसका सही आंसर क्या है, एक ओपन सिस्टम है। अब आता है कुछ प्रोसेस के बारे में, अभी छोटा छोटा टर्म आएगा प्रोसेस के बारे में, पाथ फंक्शन ये वगैरह कुछ भी आएगा, ये सब छोटा छोटा टर्म आएगा, ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस इस सबको जानना जरूरी है, क्योंकि 11th में आप लोग ने पढ़ रखा होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या चीज़ है। अब इसको बार बार ब्रीफली डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। बस हम हेडिंग लिखे हैं कि ऐसा ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, रिकॉल हो जाए। तो आता है रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल वैसा प्रोसेस जो क्या था, अपने फिजिकल स्टेट में वापस आ सके। फॉर एग्जांपल अगर कोई आइस क्यूब है, अगर ये आइस क्यूब है तो ये क्या सकता है, वाटर में बदल सकता है, ठीक है, यानी कि पानी में बदल सकता है, फिर ये पानी क्या हो सकता है, वापस आइस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या चीज़ है, इरिवर्सिबल प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जो ऐसा काम नहीं कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट है प्लस H2O है, सॉल्ट और H2O है, तो अगर हम इसको बर्न करेंगे, यानी कि इसको अगर हीट करते हैं, हीट अगर करेंगे तो ये क्या होगा, हीट करने के बाद यहाँ से वाटर वेपर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बॉइलिंग करने के बाद वाटर वेपर, एट द एंड यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट बचेगा। क्या वापस से हम इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं? अगर सॉल्यूशन हम बना सकते हैं अगर हम एक्स्ट्रा पानी डालेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए इसमें, यानी कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। वापस इसमें कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किए, कुछ भी नहीं किए, जो चीज़ हमारे पास जितना अमाउंट था उतना अमाउंट पानी बना, ठीक है, वो पानी फिर वापस कितना इस क्यूब में कन्वर्ट हो गया, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा चीज़ है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है कि हम लोग वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, कुछ हम लोग का क्या हो जाएगा, मास में कमी हो जाएगा, किसी चीज़ में कमी हो जाएगा, तो वो हम लोग का इरिवर्सिबल प्रोसेस में आता है। तो आगे देखते हैं टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो था, तो प्रॉपर्टी देखेंगे तो दो तरह का प्रॉपर्टी, एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, छोटे छोटे टर्म है। तो अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करता हो, ऐसा प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करता हो, मास पे डिपेंड करता हो। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है, डेंसिटी, ये सब सारा चीज़। अब आता है एनर्जी, एनर्जी भी डिपेंड करता है मास पे, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, ये भी। अब आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसा प्रॉपर्टी होता है, ऐसा प्रॉपर्टी जिसको मास से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, यानी कि उसको मास से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, प्रेशर क्या चीज़ है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या चीज़ है, प्रेशर है हमारा, ठीक है, जब भी किसी फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, यानी कि इस पे फोर्स है पर एरिया, इससे मास पे इसको कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई मास रखा हुआ है, यानी कि अगर 100 kg का कुछ रखा हुआ है और यहाँ पर 20 kg का कुछ रखा हुआ है, तो अगर उसको एक जगह रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रेशर कुछ अलग होगा, यहाँ पर प्रेशर कुछ अलग होगा, नहीं, दोनों पर प्रेशर सेम होगा, क्योंकि प्रेशर क्या चीज़ है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसको मास से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कोई मास से लेना देना नहीं है। अगर हम कोई दो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग हीट करते हैं, एक जगह पर रखेंगे, इसका मास अगर 2 kg है, इसका 200 kg है, अगर दोनों को हम लोग एक जगह पर रखेंगे, कोई ऐसे जगह पर रखेंगे जहाँ पर का टेम्परेचर क्या हो, 100 डिग्री सेल्सियस हो, तो इस दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से भी पता चल रहा है कि टेम्परेचर क्या है हमारा, टेम्परेचर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसा प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें मास का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे अब। तो अब आता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पीछे हम लोग का छोटा छोटा बात था जो हम लोग समझ लिए, और अब आते हैं हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग का टोटल कितना लॉ है, 4 लॉ है, ठीक है, सेकेंड देखो, जीरोथ लॉ जो है हमारा, ये थर्ड लॉ के बाद आया था,
ठीक है, लेकिन इसका नाम रखा है जीरो लॉ, क्योंकि ये यहीं से पता चल रहा था कि हाँ कोई जीरो लॉ भी है, बता दी। तो क्या है हमारा, सबसे पहला है हमारा जीरोथ लॉ, जो हमारा हमको क्या एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अब बात दूसरा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है और ना ही कभी भी क्रिएट हो सकता है। बस हो सकता है क्या कि अपना फॉर्म एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो अपना फॉर्म को चेंज कर ले। अब आता है तीसरा, जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ हीट, हीट का जो डायरेक्शन है वो बताएगा। और थर्ड लॉ हमारा, एक एक करके हम लोग सबको पढ़ेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे आगे। पहले अब देखते हैं, एक क्लोज सिस्टम कैन बी सराउंडेड, कैन बी इंटरेक्टिंग टू। अब समझते हैं कि अगर मान लो कोई क्लोज सिस्टम है, ठीक है, कोई सिस्टम है जो क्लोज्ड है, ठीक है, तो ये अपना सराउंडिंग के साथ, कोई अगर सिस्टम अगर क्लोज है, उसको अगर अपने सराउंडिंग से, ठीक है, अपने चारों तरफ से सराउंडिंग से अगर किसी तरह का हम लोग को उसको इंटरेक्शन करना हो, ठीक है, यानी कि किसी तरह का उसको कांटेक्ट करना हो, यानी कि उसको उसके बीच में अगर कुछ इंटरेक्शन होना रहे, तो वो कैसे कर सकता है, यानी कि यहाँ पर वो क्या कर सकता है, अपना वर्क कर सकता है, ये सिस्टम वर्क करके सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, या फिर हीट ट्रांसफर करके ये अपना हीट क्यों क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। ठीक है, ये क्या है, क्लोज सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम रहता तब तो हीट ट्रांसफर ये नहीं होता, क्यों, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम कैसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी एनर्जी वगैरह ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं वर्क ट्रांसफर क्या चीज है। वर्क ट्रांसफर की अगर हम लोग बात करें तो वर्क ट्रांसफर क्या है, इन ए थर्मोडायनेमिक इट इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम। ठीक है, सेड टू बी बाय द सिस्टम when the sole effect are externally to the system can be reduced one form to lifting the weight। यानी कि इसमें क्या आ रहा है, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ डायग्राम बना हुआ है जिससे हम लोग को क्लियरली समझ में हो जाएगा कि वर्क कैसे ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सिस्टम है, ये जो हम लोग का पिंक कलर का जो बाउंड्री है ये हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा है सिस्टम, ये हमारा क्या चीज़ है, सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास एक सोर्स है जिससे एक क्या लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, मोटर से एक टरबाइन लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर वो अपना सारा काम कर रहा है, लेकिन कोई भी इंट्रैक्शन सिस्टम के बाहर नहीं हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, एयर ब्लो हो रहा है, लेकिन ये बाउंड्री के अंदर है, बाहर नहीं जा रहा, तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि सारा चीज सिस्टम के अंदर है, सिस्टम के बाहर नहीं है। ठीक है, काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये सिस्टम के बाहर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर वर्क का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे यहाँ पर नो वर्क ट्रांसफर। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल है जिसमें उसी तरह का सिस्टम है, लेकिन इस बार टरबाइन को हम लोग क्या किए हैं, उस सिस्टम से बाहर कर दिए। सिस्टम से बाहर होने की वजह से ये जो काम कर रहा है इसका इफेक्ट बाहर दिख रहा है, यानी कि सिस्टम से बाहर दिख रहा है, यानी कि अपना वर्क को ट्रांसफर कर दिया किसमें, टरबाइन को, अपने टरबाइन को मूव करने में मोटर ने, जिसकी वजह से ब्लेड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो वो क्या, यहाँ पर एक वर्क का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, ये चीज़ें थर्मोडायनेमिक, यही क्या चीज़ है, थर्मोडायनेमिक फेनोमेनन है। अब आता है साइन कन्वेंशन, कुछ साइन कन्वेंशन हमको याद करना है। तो सबसे पहला ये दो चीज़ हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग को तो इन सब का चीज़ का खास करके ध्यान रखना है। तो पहला है वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या है, देखते हैं। अगर ये हमारे पास कोई एक बकेट है और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर एयर है, और ये पिस्टन क्या है, पिस्टन है, ये सही से बना दे जरा डायग्राम, ये हमारा पिस्टन है। ये अगर पिस्टन है, यहाँ पर अगर गैस क्या करे, अगर एक्सपेंड करके इस पिस्टन को अगर बढ़ा के यहाँ पर लेते आए, अगर कुछ दूर कर दे, डिस्प्लेस कर दे इसके ओरिजिनल पोजीशन से, कुछ डिस्प्लेस कर दे, तो यहाँ पर तो काम हुआ, काम तो हुआ, यहाँ पर दिख रहा है कि काम हुआ। तो ऐसे काम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि इसके द्वारा ही काम किया गया है, यानी कि ये एक्सपेंड करके अपने पिस्टन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया। तो वो क्या चीज़ हो गया हमारा, वो हो गया हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम। अब दूसरा आता है वर्क डन, और उसका वैल्यू क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब दूसरा वर्क डन ऑन दिस सिस्टम। ऑन दिस सिस्टम का क्या सिग्निफिकेंस है, अगर ये हमारा, अगर ये क्या चीज़ है, एक पिस्टन है, पिस्टन है, क्या किया, प्रेशर लगाने के बाद पिस्टन क्या है, यहाँ आ गया, यहाँ पर प्रेशर लगा और यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर, यानी कि पहले क्या था, पहले
पहले पिस्टन यहाँ पर था, अब पिस्टन कहाँ पर है, यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि सिस्टम के ऊपर काम किया गया है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा के इंटरनल प्रेशर कम था, जिसके वजह से थोड़ा सा कंप्रेशन हुआ और मूवमेंट हुआ किसका, पिस्टन का। तो यहाँ पर क्या हुआ, वर्क हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टम के ऊपर काम किया गया है, तो इसका क्या रहता है, साइन माइनस में रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब आता है हीट। हीट क्या चीज़ है, हम लोग एक एक करके टर्म वगैरह को समझते जाएंगे कुछ कुछ, जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है, एक एक करते पढ़ते जाएंगे। फिर हम लोग पहुंचेंगे थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग अच्छा खासा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे और बढ़ेंगे एंट्रोपी वगैरह के बारे में। तो आप सब समझते हैं कि हीट क्या चीज़ है। हीट को सबसे पहली बात है कि इसमें हीट है, तो यहाँ पर HEAT हीट है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम लोग बनाते, अगर एज हम लोग सिंपल हो तो H रख देते हैं, लेकिन नहीं, H यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को कहते हैं, इसीलिए H हम उसको याद नहीं रखना है। यहाँ पर हम लोग को इसका सिंबल क्या है, Q है। इसको दिमाग में याद रखना, क्योंकि हमेशा कंफ्यूज होता है कि Q क्या चीज़ है, U क्या चीज़ है, डेल्टा V क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। इस सबको हमेशा शुरू से याद करते रहोगे तो आसानी होगा। तो यहाँ पर हीट क्या चीज़ है, हीट जिसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। अब पढ़ते हैं हीट क्या है। हीट इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट क्या चीज़ है, एक मोड है, ठीक है, यानी कि एक तरीका है जिससे क्या होता है, एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। हीट क्या एक मोड है जिसकी वजह से हम लोग एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और दूसरा डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच द सिस्टम कैन एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इफ दे आर टेम्परेचर डिफरेंस। क्या कह रहा है कि कोई भी सिस्टम है तो वो सराउंडिंग के साथ अपना इंटरेक्शन करेगा। कैसे करेगा, वो क्या करेगा, अपना एनर्जी को ट्रांसफर करेगा हीट के फॉर्म में। और कहाँ पर ट्रांसफर करेगा, जहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस इस एरिया में और इस एरिया में टेम्परेचर का मान लो डिफरेंस है 3 डिग्री का, तो क्या करेगा, हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर हो के यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, एक जगह पर, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, 0। तो ये है, ये क्या एक मोड है जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। अब आता है कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है एटमॉस्फेरिक हीटिंग, ठीक है। एटमॉस्फेरिक हीटिंग का क्या मतलब है, यानी कि अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है, यानी कि अर्थ का एटमॉस्फेयर डे टाइम में क्या होता है, वार्म होता है, ठीक है, गर्म होता है, हीट होता है। किसके वजह से, ड्यू टू सन। सन की वजह से। सन क्या करता है, अपना एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ किसमें, सोलर एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करता है, ठीक है, लाइट के फॉर्म में इंसिडेंट करता है हम लोग के धरती पे, और उसके वजह से एटमॉस्फेयर क्या होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, अच्छा खासा गर्म होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर है। बस ये एग्जाम्पल था, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं है इसमें। अब आते हैं कुछ यूनिट के बारे में। जो यूनिट हम लोग का हीट से रिलेटेड है, तो वो क्या क्या हो सकता है, जूल हो सकता है, या फिर हो सकता है कैलोरी। यानी कि हम लोग को जो न्यूमेरिकल में जो हम लोग का रहेगा क्या चीज़, यूनिट ऑफ हीट। हीट का यूनिट क्या रहने वाला है, हीट का यूनिट या तो कैलोरी में रहेगा या फिर हम लोग का जूल में रहेगा। और हमेशा कोशिश करना है कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो यूनिट का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि ये है कुछ, ये क्वेश्चन में जैसे कि हीट दिया हुआ है कुछ दूसरा यूनिट में, उसके बाद फिर टेम्परेचर दिया हुआ है दूसरा यूनिट में, और अलग अलग सबको मिक्स करके मिक्स वेल बना दिए। नहीं, सबका यूनिट का ध्यान रख के न्यू यूनिट के हिसाब से काम करना है, यानी कि एक जरा सा गलती करने से पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसीलिए यूनिट का खास करके ध्यान रखना है कि कब यूनिट को चेंज करना है, नहीं करना है। अब हम लोग आगे देखते हैं। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। अब आते हैं रिलेशन के बारे में। कुछ रिलेशन हीट के बारे में हम लोग डिफाइन कर लें। तो हीट हमारा मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो हीट हमारा मास के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, देखते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारा एक डिश है, खाने वाला डिश नहीं है, ये प्लेट है। इसके अंदर क्या रखा हुआ है, कुछ खाना रखा हुआ है, ठीक है। उसका मास समथिंग कुछ है। अगर जितना ज़्यादा मास होगा, इससे समझ में नहीं आएगा, ऐसे करते हैं, एक बकेट लेते हैं और इसके अंदर हम लोग पानी रख दिए, और एक छोटा सा और बकेट लिए जिसके अंदर भी हम लोग पानी रख दें, ठीक है। दोनों को हम लोग सेम टेम्परेचर दे रहे हैं। दोनों का जो हीट है, हीटिंग करने का जो टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, उसको दिया जा रहा है। तो अब ये बताओ कौन सा पानी ज़्यादा गर्म होगा। डेफिनेटली ये कम वाला, ये वाला ज़्यादा नहीं होगा, ये वाला ज़्यादा होगा और ये वाला कम होगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी का मास ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर पानी का मास ज़्यादा है, पानी का यहाँ पर मास कम है, यानी कि हीट किसके डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। अगर आप मास बढ़ाइएगा तो हीट आपको ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, अगर मास आपका कम रहेगा तो हीट आपको कम सप्लाई करना पड़ेगा। चलिए ये तो हो गया। अब दूसरा है कि हीट जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो दोनों को अगर एक ही टेम्परेचर देगा, ठीक है, तो अगर मान ले दोनों का, ये दोनों अगर एक ही वाटर बॉल है, दोनों में पानी है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, तो अगर हम लोग इसमें अगर टेम्परेचर दे दिए मान लो 40 डिग्री सेल्सियस और इसको कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो हीट दोनों कौन जल्दी पहले बॉयल होगा? तो ये 100 डिग्री वाला ज़्यादा बॉयल करेगा। यानी कि हीट जो है किस पे? टेम्परेचर डिफरेंस पे भी वर्क करता है, क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस देगा तो जाहिर सी बात है कौन सा पानी जल्दी गर्म होगा, कौन सा पानी जल्दी गर्म नहीं होगा। तो वो यानी कि हीट किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ कह रहा है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। यानी कि मास बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगा, यानी कि आपको मास बढ़ाने के लिए, यानी कि आपको क्यू हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर है? मास है। उसके बाद फिर मास किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिफरेंस के। यानी कि अगर हम लोग रिलेशन देखें तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, यानी कि इस दोनों को सॉल्व किए, यानी कि इसको एक साथ रखें तो ये क्या? एम डेल्टा टी। अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी है। अब अगर हम लोग इसको हटाएंगे, जब कभी भी हम लोग किसी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटाते हैं तो वहाँ पर हम लोग के साथ क्या होता है? एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट हमारा क्या आया? यहाँ पर कांस्टेंट आया है सी। यानी कि इस रिलेशन को याद रखना, ये रिलेशन क्या है? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है, यहाँ पर, और जिसमें C हमारा क्या है? कांस्टेंट हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी आगे हम लोग देखेंगे, हीट कैपेसिटी आखिर क्या चीज़ है, हीट कैपेसिटी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं कि हीट कैपेसिटी आखिर क्या चीज़ है। ये हमारा फॉर्मूला C इज इक्वल टू, अब देखो फॉर्मूला तो हम लोग ये लिखे थे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, अब ये कैसे आ गया C इज इक्वल टू? तो ये आया ऐसे, C को हम यहीं रहने दिए और इस सबको हम लोग इस साइड भेज दिए, यानी कि C को हम यहाँ पर रखे और Q बाय एम डेल्टा टी। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका? फॉर्मूला किसका बन गया? हीट कैपेसिटी का। अब हीट कैपेसिटी, अब कैसे कैसे हीट कैपेसिटी किसके पर डिपेंड करता है वो हम लोग देखते हैं। अगर कह रहा है 1 ग्राम ऑफ वाटर और ए कंपाउंड, यानी कि 1 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 1 ग्राम का पानी लिए हैं, या फिर उसके रिस्पेक्ट में, उसके बदले में अगर हम लोग कोई सा और सा भी कंपाउंड लेते हैं 1 ग्राम का, ठीक है, अमाउंट ऑफ ए हीट रिक्वायर्ड, जितना उसको हीट रिक्वायर्ड होगा, किस लिए, कितना हीट उसको चाहिए फॉर द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 ग्राम पानी रखा हुआ है, ठीक है, 1 ग्राम पानी रखा हुआ है, उसको कितना हीट चाहिए, कितना हीट चाहिए ताकि वो क्या कर सके? एक टेम्परेचर डिफरेंस में क्या ला सके? 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 1 डिग्री नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर हम रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो 27 डिग्री अगर चलिए मान लेते हैं रूम टेम्परेचर है, तो इसको टेम्परेचर डिफरेंस के लिए इसको क्या करना? 28, यानी कि बढ़ना होगा, यानी कि 1 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस लाना होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क और कंपाउंड, ठीक है, यानी कि 1 ग्राम वाटर या फिर और उसके बदले में कोई सा भी कंपाउंड ले सकते हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आता है कि दूसरा है मोलर हीट कैपेसिटी, किसको बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी उसी तरह जिसमें हम लोग 1 ग्राम वाटर लिए थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? 1 मोल वाटर लेंगे, 1 मोल वाटर लेंगे, और इस 1 मोल वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर से, यानी कि इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री लाने के लिए जितना हीट हम लोग को यूज होगा वही हमारा क्या कहलाता है? मोलर हीट कैपेसिटी। यानी कि 1 मोल वाटर और ए कंपाउंड, अमाउंट ऑफ ए हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, यानी कि टेम्परेचर 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ ए वाटर बाय 1 डिग्री, यानी कि वही 1 डिग्री का अगर हम लोग को वाटर टेम्परेचर डिफरेंस अगर लाना रहे किसमें? 1 मोल वाटर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। अब है हीट कैपेसिटी इज ए पाथ फंक्शन। क्या चीज़ है हीट कैपेसिटी? क्या चीज़ है? यहाँ पर हम एक नोट है कि हीट कैपेसिटी जो है वो क्या है? पाथ फंक्शन है, यानी कि वो किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे इन लोग को चीज़ को कि पाथ फंक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या है? पाथ फंक्शन, जो पाथ पे डिपेंड करता है। देखो फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए अब हम लोग एक एक केस पढ़ेंगे कि इसमें हीट कैपेसिटी क्या होगा, एडियाबैटिक में हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो अलग अलग चीज़ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में हीट कैपेसिटी क्या होगा? तो आइसोथर्मल देखो,
आइसोथर्मल, आइसो मतलब क्या होता है? आइसो मतलब होता है सेम, और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। यानी कि ऐसा कंडीशन जहां पर टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, तो उस जगह पे हीट कैपेसिटी हमारा क्या होगा? तो जहां पर अगर मान लें टेम्परेचर अगर सेम है, T1 अगर हम लोग का मान लेते हैं कि अगर 20 है, T2 भी हमारा 20 है, ठीक है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम है, तो इस दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर हम लोग को जीरो मिलेगा। यानी कि डेल्टा टी हमारा क्या है, जीरो है। तो डेल्टा टी अगर हमारा जीरो है और डेल्टा टी को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि C इक्वल टू क्यू एम डेल्टा टी, जो हमारा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है, इसमें हम लोग डेल्टा टी को जैसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्यू बाय जीरो। क्यू बाय जीरो कौन सा फॉर्म है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम लोग आइसोथर्मल कंडीशन के लिए अगर हम देखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक, ये सब सारा एडियाबैटिक आइसोथर्मल ये सारा 11th में क्लियर है पहले से, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना कि नहीं इसमें क्या क्या चीज़ होता है नहीं होता है, एडियाबैटिक क्या चीज़ है। तो एडियाबैटिक का सेकंड केस है हमारा कि अगर हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना रहे, किसके केस में, हम लोग को एडियाबैटिक केस में निकालना। तो एडियाबैटिक क्या होता है, एडियाबैटिक ऐसा केस होता है जहां पर हीट क्या होता है, जीरो। पिछले वाले आइसोथर्मल में क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस जीरो था, इसमें क्या है, हीट जीरो है। तो अगर हीट जीरो है, अगर हम लोग जैसे इसको पुट करेंगे तो हीट यहाँ पर जीरो हो गया, हीट जैसे जीरो हो गया तो जीरो बाय एम डेल्टा टी, यानी कि जीरो को अगर किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका, एडियाबैटिक के केस में हम लोग का क्या होता है, जीरो होता है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके केस में, अगर आइसोथर्मल का केस रहेगा तो उसमें क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आइसोबारिक, ठीक है, आइसोबारिक क्या चीज़ है, आइसोबारिक मतलब यहाँ पर आइसोबारिक से पता चल रहा है, आइसोबारिक से कि यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, रही बात, ठीक है। तो C इज इक्वल टू सी पी, यानी कि जहाँ पर हम लोग C लिखते थे उसके पे जगह पे हम लोग अब क्या लिखेंगे, CP, क्योंकि अब प्रेशर वाला का आ गया बात तो उसका हम CP लिखेंगे, ठीक है। कंसीडर मोल, यानी कि अगर हम लोग M जो था उसको हम लोग क्या मान लिए, 1 मोल मान लिए, जितना का मोल जो हम लोग का था उसको हम लोग क्या मान लिया, 1 मोल मान लिए। तो C इज इक्वल टू क्यू एम डेल्टा टी, यानी कि ये हमारे का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आता था, C इज इक्वल टू क्यू बाय एम डेल्टा टी, ये होता था हम लोग का हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, ये होता था हमारा हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। तो अगर हम लोग को इसको अगर हम लोग इसमें कांस्टेंट प्रेशर के बारे में अगर हमको निकालना रहे, कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्यू जो होगा इसको हम लोग क्यूपी लिखेंगे, क्यूपी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि देखो हीट एट, ये जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख ही देते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग जो हम लोग का सिंपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था वो अब हम लोग का किस में बदल चुका है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर, तो ये फार्मूला अब किस में बदल जाएगा, ये हीट था, हीट एट क्या था, ये सिंपल हीट था, तो अब यहाँ पर हीट किस में बदल जाएगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और इस हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी, ठीक है। ये इसका नया नाम है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। और यहाँ पर हम लोग जो मोल माने थे, जो मोल हम लोग क्या 1 मोल माने, तो ये 1 मोल, तो यहाँ पर 1 जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, यानी क्यूपी बाय डेल्टा टी। और ये क्यूपी बाय डेल्टा टी को हम लोग क्या लिखते हैं, dt, यानी कि एक नया फॉर्म ऑफ क्या बन गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का एक नया फार्मूला क्या बन गया, ये रहा हमारा का एक नया फार्मूला, Cp इज इक्वल टू, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H, यानी कि डेल्टा H कैसे हो गया, यहाँ पर ये हीट जो था QP, इसमें इंथैल्पी, ये इसको हम लोग डेल्टा H लिखे इंथैल्पी, और ये डेल्टा H यहाँ लिख दिया, यानी कि हमारा जो अब नया जो फार्मूला बना तो वो क्या हो गया, Cp इज इक्वल टू डेल्टा H बाय डेल्टा T, यानी कि इंथैल्पी बाय टेम्परेचर डिफरेंस। ये हो गया हमारा आइसोबैरिक के केस में। अब आता है आइसोकोरिक के केस में। आइसोकोरिक क्या चीज़ है, आइसो मतलब सेम और कोरिक मतलब होता है टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम होता है।
ठीक है, यानी कि कोरी का मतलब वॉल्यूम, यानी कि ऐसा कंडीशन जहां पर क्या हो, वॉल्यूम फिक्स हो, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं हो रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो जिस तरह हम लोग तभी हम लोग सी को बदले थे, किसमें, सीपी में बदले थे, अब यहां बदल जाएगा सीवी, यानी कि सी अब किस में बदल जाएगा, सीवी में, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारा बन गया, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारा ये था एक फॉर्मूला, ये हमारा क्या था, एक फॉर्मूला था जिसको हम लोग हमेशा स्पेसिफिक हीट का जो फार्मूला ये है, लेकिन अब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सी के जगह पे आ जाएगा सीवी, और ये क्यू जो था इसके जगह पे क्या आ जाएगा, हम लोग पिछले बार में बदले थे, तो ये किस में बदला था, क्यू पी में बदला था, तो अब ये बदलेगा क्यू वी, ये क्यू वी लिखाया, और इस क्यू वी को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी, और इस इंटरनल एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यू। इस इंटरनल एनर्जी का क्या है, अगर डिनोट करना है, अगर शॉर्ट फॉर्म है तो उसको हम लोग किससे लिखते हैं, यू से, ठीक है। और ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, और यहाँ पर जिस तरह हम लोग मोल को भी चेंज किए थे 1, तो इसको भी हम लोग 1 मान लें, 1 मानेंगे तो खत्म, यानी कि डी यू बाई डी टी, यानी कि अब एक नया फॉर्मूला बना सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। और ये जो है इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे, ठीक है, जब हम लोग को कोई फार्मूला चेंज करना रहेगा तो डी यू बाई डी टी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी वी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग डी क्यू की जगह पे, डी क्यू बाई डी टी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी डी क्यू नहीं, पिछले वाला जो हम लोग पढ़े थे उसमें पढ़े थे डी एच बाई डी टी, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी पी लिख सकते हैं, या फिर सी वी जो है डी यू बाई डी टी की जगह पे हम लोग सी पी लिख सकते हैं। यानी कि ये था हम लोग का कुछ टर्म। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। वर्क क्या चीज़ है, पिछले हम लोग हीट पढ़े, ठीक है, फिर अब हम लोग वर्क पढ़ेंगे। वर्क, अगर हम लोग को किसी भी चीज़ का, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का अगर हम लोग को वर्क निकालना रहे तो वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वर्क का सबसे पहले समझते हैं कि वर्क निकलता कैसे है। हम लोग फिजिक्स में से पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है, यानी कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितना फोर्स और कितना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होगा, हमको उम्मीद समझ में आ रहे हैं कि आप लोग को तो इतना तो पता होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना शुरू करता है तो ये कवर करेगा डिस्टेंस, अगर ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है यानी कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, दो पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, डिस्टेंस। यहां पर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा वैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला समझ गए। अब आता है कि अगर हम लोग को इसको अगर थर्मोडायनेमिक्स में अगर यूज करना है इस वर्क का फार्मूला, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर वर्क का डेफिनेशन लिखा हुआ है, इन ए थर्मोडायनेमिक एनी क्वांटिटी दैट फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम ए चेंज in its state and its completely convenient into the lifting of a weight, यानी कि कोई भी काम करने के लिए, यानी कि कोई भी पिस्टन को उठा देता है, ठीक है, यानी कि उसके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। यानी कि यहाँ देखो एक पिस्टन यहाँ लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर इतना सारा क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि अब इसमें कितना वर्क किया, ये पिस्टन कितना वर्क किया, उस पिस्टन को गैस कितना काम किया इस पिस्टन को उठाने के लिए, तो वो हमारा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू क्या है, अब यहाँ देखो ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि हम लोग अब पहले पढ़े थे वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव होता है,
तो उसके वजह से वर्क डन बाय द सिस्टम हम लोग यहाँ पर निगेटिव का इस्तेमाल किए, तो यहाँ पर हम लोग निगेटिव लिखे, तो यहाँ पर क्या होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग लिख लिए। अब लेकिन हम इसको कैसे बदलेंगे, कैसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में उसका जो गिवन डाटा होगा उसका इस्तेमाल करके हम लोग कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले फोर्स, तो फोर्स रहा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा एल, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कि एरिया को ऊपर भी नीचे डिवाइड, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी, और ये अगर सीधा तो कट सकता है, यानी कि कोई डिफरेंस तो क्रिएट कर नहीं रहा है इस इक्वेशन पे। तो अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कलर चेंज करते हैं, रुको, ठीक है। देखो डेल्टा एल, ठीक है, और ये एरिया दोनों क्या होगा, एक जगह मिलेगा, यानी कि डेल्टा एल और सॉरी डेल्टा एल नहीं, ये वाला पार्ट एरिया के पास, फोर्स के पास चले गए। तो फोर्स बाय एरिया इक्वल टू क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, बताएं किसको बोलते हैं, प्रेशर को, ठीक है। अब आता है कि अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा है एक एरिया बचा है, और ये क्या बचा है, एक लेंथ। लेंथ किस में, डेल्टा एल किस में होगा, मीटर में होगा, ठीक। उसके बाद फिर ये एरिया है, तो ये एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में। अगर दोनों को अगर हम इंटू करेंगे तो यानी कि मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, समझ के, ये किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे अब, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि हमारा जो नया जो फॉर्मूला बना, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, यानी कि अगर हम लोग का अब नया जो फॉर्मूला बना वर्क डन फॉर द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये देखो, ये है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए ये हमारा क्या चीज़ है, फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, माइनस का इस्तेमाल जरूरी। अब रही कि दो बात, अगर केस अगर एक्सपेंशन का रहे, केस क्या रहे, एक्सपेंशन का रहे, यानी कि पहले वॉल्यूम कम था, कुछ देर के बाद में वॉल्यूम बढ़ गया, तो यानी कि यहाँ पर कौन सा केस हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन के केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हम पीछे भी पढ़े थे कि एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम, ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा वर्क डन। और जैसे कंप्रेशन होगा, तो कंप्रेशन होगा तो इनिशियल वॉल्यूम जो होगा, इनिशियल वॉल्यूम तो ज़्यादा होने वाला है और फाइनल वॉल्यूम कम होगा, और इसमें इनिशियल वॉल्यूम कम था, ज़्यादा होगा। यानी कि ये जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्क डन क्या चीज़ होता है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। हम लोग का जो स्मार्ट फार्मूला बना दो, तो सबसे पहले फार्मूला कौन सा बना, सबसे पहला फार्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। और इसको डेल्टा वी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बना कैसे था, V2 माइनस V1, ऐसा ही तो बना होगा ये, ठीक है। अब देखते हैं दो प्रोसेस, पहला है रिवर्सेबल प्रोसेस, दूसरा है इरिवर्सेबल प्रोसेस। रिवर्सेबल प्रोसेस किसको बोलते हैं, और ये रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो रिवर्सेबल प्रोसेस किसको बोलते हैं, हम तभी लिखे थे, अब हम यहाँ डेफिनेशन भी पता कर लें। देखो रिवर्सेबल प्रोसेस किसको बोलते हैं, ऑल द चेंज अकर इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस आर एग्जैक्टली रिवर्स व्हेन इट इज कैरिड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि रिवर्सेबल प्रोसेस यानी कि जो ऐसा प्रोसेस जिसको वापस, जैसे कि हम लोग अगर कोई भी प्रोसेस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो वापस ये मुड़ के इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता, हमेशा ये फर्दर आगे प्रोसीड्यूट होते रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सेबल प्रोसेस। और इरिवर्सेबल प्रोसेस क्या बोलते हैं, ऐसा प्रोसेस जो आगे जाने के बाद ये वापस पीछे अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है, उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सेबल प्रोसेस। द प्रोसेस अकरिंग सडनली स्पॉन्टेनियस विदाउट रिस्ट्रिक्शन एंड अकर इन सक्सेसिव स्टेज, यानी कि इरिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सेबल प्रोसेस कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे होता है। अगर कोई स्टेप अगर बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो इसका मतलब है कि नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर सेम है, ये हम लोग आगे देखेंगे। बस बता दिए कि अगर कोई पिस्टन अगर यहाँ पर है और ये पिस्टन इरिवर्सेबल प्रोसेस से हो रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में बहुत खासा टाइम लगा होगा, बहुत सारा स्टेप फॉलो किया होगा, यानी कि यहाँ का जो प्रेशर है, बाहर का प्रेशर, दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम रहा होगा। इसको हम लोग अच्छे से आगे क्लियर करेंगे, बस एक हिंट किए हम, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या फार्मूला, दो फार्मूला हम लोग क्या देखें, एक वर्क का देखें, दो फॉर्म एक ही फॉर्म है, बस हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड किए उसको, यानी कि पी एक्सटर्नल W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब देखो रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस, अब हम लोग वर्क को कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ठीक है, अलग अलग केस में।
तो सबसे पहले देखो, दो प्रोसेस तो हम लोग पढ़े थे, एक रिवर्सेबल, ठीक है, दूसरा होगा इरिवर्सेबल, ठीक है, एक है रिवर्सेबल प्रोसेस और दूसरा इरिवर्सेबल प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में दोनों में हम लोग का वर्क निकालना है, वर्क निकालना है। अब इसमें दोनों में लगा दो, क्या लगा दो, आइसोथर्मल, ठीक है, इसमें भी हम लोग को वर्क निकालना है, यानी कि यहाँ पर से दो निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ पर, आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस, आइसोथर्मल इरिवर्सेबल प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग को वर्क निकालना है, यानी कि टोटल हम लोग को 4 वर्क निकालना है। कैसे कैसे निकालना है, तो सबसे पहला हम लोग केस देखते हैं रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम लोग को वर्क निकालना है, यानी कि ये कैसा प्रोसेस है इसके बारे में समझ लेते हैं। रोल क्या है, रोल ऑफ प्रेशर डज नॉट डोमिनेट, यानी कि इनफाइनाइट स्टेप, यानी कि रिवर्सेबल प्रोसेस में अभी भी बताया था कि ऐसा प्रोसेस जो क्या हो, इनफाइनाइट स्टेप ले अपने वर्क को कंप्लीट करने में, यानी कि फाइनल स्टेप तक पहुंचने में वो बहुत सारा स्टेप कवर करे। और ऐसा प्रोसेस जिसमें देखो एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा स्टेप कंप्लीट कर रहा है, यानी कि धीरे 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 पहुंच रहा है, ठीक। और हम लोग इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब होता है छोटे 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 पार्ट को अगर हम लोग एक इमेज के सहारे अगर हम लोग इसको देखना चाहेंगे, तो फॉर एग्जांपल ये अगर मान लें हम लोग बॉल है, तो यहाँ पर अगर पतला पतला स्ट्रिप अगर हम लोग डालेंगे, पतला पतला स्ट्रिप लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे, तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, एक डिस्क का शेप मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ कहाँ पर देखा, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें प्याज का छल्ला, जो प्याज जो हमारा ओनियन है, तो वो कैसे से ऐसे रिंग स्ट्रक्चर में रहता है, ऐसे रिंग, ठीक है, ऐसे रिंग करके पूरा का पूरा एक प्याज बनता है। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटा 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 चीज़ को जोड़ के हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा सा चीज़ को हम लोग पा सकें, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यानी कि जो स्टेप इनफाइनाइट स्टेप ले रहा है कंप्लीट होने में, तो उसमें हम लोग इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। और अभी हम लोग तुमको बताए थे कि पी इंटरनल बराबर होता है पी एक्सटर्नल का, यानी कि अगर जब भी कोई प्रोसेस रहे रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उस जगह पे हम लोग पी इंटरनल के जगह पे हम लोग पी एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल के जगह पे हम लोग पी इंटरनल भी लिख सकते हैं, यानी कि कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसमें प्रेशर में कोई डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि प्रेशर जो वर्क है ये इनफाइनाइट स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। जब इनफाइनाइट स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, यानी कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों का सेम है, रिजम्बल्स है, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है नेग्लिजिबल है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है उसको। तो ऐसा स्टेप जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगे और वो टेम्परेचर कंप्लीट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बराबर रहता है, तो हम लोग दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा रिवर्सेबल प्रोसेस, ठीक है। अब रही बात कि इस प्रोसेस का हमको अगर वर्क निकालना रहे, तो ये तो पूरा का पूरा थ्योरी हो गया हवा हवाई। अब यहाँ पर से हम लोग देखेंगे कि वर्क अगर हम लोग को निकालना रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे वर्क। तो सबसे पहले एक डायग्राम है यहाँ पर, जो हम लोग डायग्राम देखेंगे। देखो एक हम मार्जिन यहाँ पर मारते हैं, रुको एक सेकेंड, एक हम लोग यहाँ पर किए कि एक लाइन मारे हैं, ठीक है, जिससे इंडिकेट करेगा। देखो ये पिस्टन कहाँ पर है, यहाँ पर है। कुछ देर के बाद में ये पिस्टन ऊपर चला गया, यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि यहाँ पर इतना सारा क्या हुआ, डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन लेंथ। यानी कि यहाँ पर पिस्टन नहीं, यहाँ पर वर्क कौन किया, यहाँ पर जो अंदर में जो गैस बचा है वही काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पर गैस कुछ काम किया, तो इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के द्वारा काम किया गया। और कौन सा काम किया, ऐसा काम किया कि पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक। तो अगर हम लोग को ऐसा कहा है कि वर्क डन क्या है, रिवर्सेबल प्रोसेस है, रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं,
इसमें P एक्सटर्नल बराबर जाता है। तो हम लोग अब वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे, और ये कौन सा प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का हम लोग वर्क ये लेंगे। तो देखो वर्क इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या था, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा वी, यही था फॉर्मूला हम लोग का, ठीक है, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो अगर हम लोग वर्क निकालना रहेगा तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, यानी कि डी डब्ल्यू का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, हम लोग P1 से लेकर P2 तक हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन हम लोग आगे देखते हैं अब कैसे करना है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक, जो हम लोग का फॉर्मूला था। तो P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए दोनों साइड। इंटीग्रेशन का हम लोग जैसे साइन लगाए तो ये वाला तो पार्ट बन गया कि इसमें W बदल गया इसमें। अब यहाँ जो है V1 से लेके V2 तक, V2 उसके बाद फिर P इंटरनल। अब देखो यहाँ पर इसको P इंटरनल जो है, इसको अगर हम लोग को वॉल्यूम के टर्म में लिखना रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, nRT/V। अब ये nRT/V कहाँ से आया, हम लोग को पता है PV इज इक्वल टू होता है nRT, ये पता है हमको, इतना पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT। तो यहाँ पर से हम लोग को क्या, किसको बदलना है, हमको P को बदलना है। तो P को यहीं रहने दे दिए, तो nRT/V, यानी कि ये हमारा बन गया nRT/V। तो इस nRT/V को हम लोग यहाँ पर पुट किए। उसके बाद dV, इंटीग्रेशन जो जब कभी भी होता है या फिर डिफ्रेंशिएशन कभी भी होता है तो उसका जो होता है डिफ्रेंशिएशन जो वैल्यू ऑफ x है वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी वो डिफ्रेंशिएशन हो पाएगा। तो इसीलिए अगर हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है dV के टर्म में, तो इसीलिए इस P को हम लोग को V के टर्म में लाए। तो अब यहाँ पर हो गया, n यहाँ पर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, सारा कांस्टेंट है, ये सारा का सारा यहाँ बाहर आ गया। अब बचा क्या, dV/V, और कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। और हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, ln x, ये तो पता होगा। वह इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, ln x। तो इस ln x को हम लोग यहाँ पर दिए, x की जगह पर यहाँ पर v है तो ln v। अब यहाँ पर V2/V1, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब पुट करेंगे। पुट लिमिट कहाँ से लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस लिमिट को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो अगर जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, W इज इक्वल टू माइनस nRT, क्या हो जाएगा, ln V2 माइनस ln V1। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वहाँ पर इमेज आ रहा होगा हमारा। तो क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखो नेक्स्ट पेज में भी लिखा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। W इज इक्वल टू माइनस nRT अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और हम लोग को लॉग का एक फॉर्मूला है, log A माइनस log B, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log A/B, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इस log को सीधा यहाँ पर अप्लाई किए तो ये हमारा किस में बदल गया, log V2/V1। और एक चीज़ और यहाँ पर लिख सकते हैं, ln E, ठीक है, ln E अगर हम लोग को log बेस 10 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो 2.303 log टू द बेस हम योग लिख सकते हैं, यानी कि ln E के जगह पे कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर E है, समझ जाओ, ln E के इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ln के जगह पे 2.30 nRT log 10 V2/-, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला बन गया। किसके लिए, ये फॉर्मूला हम लोग का बन गया है कौन से वर्क के लिए, रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस, RIP, ठीक है, यानी कि रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये हमारा कौन सा निकला, वर्क निकल गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सम फॉर्म, अब कुछ उसी फॉर्मूले का कुछ थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन देखते हैं। यानी कि अगर मान लें पिछले वाला में क्वेश्चन में क्या था, हम लोग को V था, हम लोग को V के टर्म में निकाल रहे थे। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करना रहेगा और हम लोग को इस इक्वेशन को अगर यूज़ करना रहेगा, उसके लिए हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए, मोल पता होना चाहिए, ये R है गैस कांस्टेंट जो सबको पता रहता है, ये टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि टेम्परेचर दिया हुआ होना चाहिए, उसके बाद वॉल्यूम का वॉल्यूम दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में निकल गया। अगर यही रहता कि अगर प्रेशर के टर्म में रहता, कुछ क्वेश्चन में अगर आता ये सारा चीज़ दिया हुआ और ये प्रेशर दिया हुआ कि P इंटरनल इतना दिया हुआ, P एक्सटर्नल इतना दिया हुआ, तो अब आपको सॉल्व करके निकालना है। तो उसके केस में क्या करेंगे, तो उसके केस में कुछ नहीं करेंगे, बस ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर V2/V1 लिखा हुआ है ये बदल जाएगा P1/P2 पे। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ऐसा बदल जाएगा। तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा हम लोग का, ये देखो, सम फॉर्मूला इन अदर टर्म्स, W इज इक्वल टू, ये वाला हमारा मेन फार्मूला है, पेरेंट फार्मूला। ठीक है, ये उसका सन फार्मूला है।
ठीक है। तो W इज इक्वल टू -2.300 nRT log V2/V1 इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, ये किसके है, वॉल्यूम के टर्म में है। W इज इक्वल टू -2.303 nRT log P1/P2 इन टर्म ऑफ प्रेशर, ये किसके टर्म में है, ये प्रेशर के टर्म में, ठीक है। अब देखो यहाँ भी याद दिला दे रहे हैं, इन दिस प्रोसेस मैक्सिमम वर्क, यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, काम मैक्सिमम होता है। क्यों, क्योंकि इंथैल्पी जो है इसमें डेल्टा एच जो है वो जीरो होता है। क्यों, कि अगर डेल्टा एच इसलिए जीरो होता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, टेम्परेचर जीरो हुआ जिसकी वजह से ये क्या हो गया, जीरो हो गया। और इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है, इसमें जीरो होता है। ये याद रखना है कि आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस में इंथैल्पी क्या होता है, जीरो होता है, और इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है, दोनों जीरो होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। देखो हम क्या बताए थे, जो इसमें याद नहीं रहता है, इसीलिए सबसे पहले आइसोथर्मल, और इधर था रिवर्सेबल और इरिवर्सिबल। तो जिसमें हम लोग आइसोथर्मल उठाए, रिवर्सिबल पढ़ लिए, अब यही आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के लिए पढ़ेंगे। इसका हम लोग को वर्क निकालना है, समझ गए, ठीक। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल यानी कि ये भी वैसा रिएक्शन है जिसमें क्या है, आइसो यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टा टी क्या होगा, वो तो जीरो होने वाला है। और जहाँ पर डेल्टा टी जीरो होगा तो वहाँ पर अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, इंटरनल, ये क्या चीज़ है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को जैसे ही अगर टेम्परेचर को हटाओगे, टेम्परेचर का वैल्यू जीरो लगाओगे, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये इंथैल्पी है, इंथैल्पी की जगह पर डेल्टा टी जैसे लगाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। यानी कि चाहे वो आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस हो या फिर आइसोथर्मल इरिवर्सेबल प्रोसेस हो, दोनों प्रोसेस में क्या होता है, दोनों प्रोसेस में हम लोग का इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी दोनों जीरो होता है, ठीक। अब आते हैं वर्क की तरफ। हम लोग रिवर्सेबल प्रोसेस में क्या देखे थे कि P इंटरनल जो है वो क्या होगा, वो बराबर होगा P एक्सटर्नल के, एग्जैक्टली बराबर नहीं, यानी कि अप्रॉक्स बराबर होगा। लेकिन ये इरिवर्सेबल प्रोसेस है, और इरिवर्सेबल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें सडन चेंज होता है। यानी कि देखो जैसे कि एक बम है, एक बम है, बाहर का कुछ प्रेशर है, अंदर का कुछ प्रेशर है, ठीक। अंदर में रिएक्शन हुआ, प्रेशर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, फिर अचानक ये क्या किया, एक्सप्लोड कर गया, ठीक है। यानी कि पी इन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया पी एक्सटर्नल से, ठीक है, अंदर वाला ज़्यादा हो गया और ये एक्सप्लोड कर गया। यानी कि ये क्या होता है, एक सडन प्रोसेस होता है, यानी कि ये तुरंत होता है, इसमें इनफाइनाइट स्टेप नहीं लगता है, इसमें एक झटके में सारा काम हो जाता है। तो यानी कि हम लोग जब भी आइसोथर्मल इरिवर्सिबल का प्रोसेस होगा तो उसमें हम लोग कभी भी पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल को बराबर नहीं करेंगे। अब आते हैं कि वर्क को हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक। देखो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ टू फाइंड वर्क इन दिस प्रोसेस, अब हम लोग को इसमें वर्क कैसे निकालना है, तो सेम फॉर्मूला होगा, वही सेम चीज़ होगा, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, सेम चीज़। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग इसको अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले बार तो हम लोग क्या किए थे, इसको हम लोग एक ही मान लिए थे ना, V को मान लिए थे, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं होगा, P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। और यहाँ पर इस P को फिर से हम लोग बदल दिए किसमें, nRT/V। nRT/V कहाँ से आया, उम्मीद करते समझ रहे होंगे, पिछले जो समझाया रियल गैस इक्वेशन का, PV इज इक्वल टू nRT, जिसकी वजह से हम लोग ये वाला पार्ट यहाँ लिखे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे देख यहाँ जो लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट में हम लोग क्या किए, V2 को क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि V2 को जैसे हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो V2 यहाँ से जैसे यहाँ से बाहर आएगा तो ये V2 और ये V2 तो कम कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो V2 है नहीं तो ये V2 नीचे चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कॉमन लेना आ रहा होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा क्या निकला, W इज इक्वल टू माइनस RT1 माइनस V2/V1 इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, ये किसके टर्म में है, वॉल्यूम के टर्म में। और W इज इक्वल टू माइनस RT1। अब रहा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग इंटीग्रेशन किए थे, इस वाले क्वेश्चन में कोई इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, डायरेक्ट कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पिछला वाला प्रोसेस था रिवर्सेबल, और रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है, इनफाइनाइट स्टेप लेता है कंप्लीट होने में। जिसमें इनफाइनाइट स्टेप ले रहा है उसमें इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन ये क्या है, इरिवर्सेबल प्रोसेस है, जो इसमें सडन प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी कि एक झटके में काम हो जाता है, इसमें इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसका डायरेक्ट हो गया। और यहाँ पर हम लोग V2 को कॉमन लिए थे,
ठीक है, यानी कि W इज इक्वल टू माइनस RT 1 माइनस V2/V1 इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। और यही अगर हमको प्रेशर के टर्म में लिखना रहता है W इज इक्वल टू माइनस RT 1 माइनस P2/P2। ये किसके टर्म में है, ये है हमारा प्रेशर के टर्म में। यानी कि दोनों फार्मूला याद हो गया। अगर हम लोग को कभी भी वर्क निकालना रहेगा आइसोथर्मल के, रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस के और या फिर इरिवर्सेबल आइसोथर्मल का, दोनों का फॉर्मूला क्लियर है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ छोटे पर मेजर टॉपिक पे, ठीक है, जो क्या है यूनिट। छोटा टॉपिक है लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो उसमें यूनिट का छेड़छाड़ करने की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब आते हैं कि इसमें समझना कुछ नहीं, बस थोड़ा हल्का फुल्का। देखो ये क्या चीज़ है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर सारा का सारा यूनिट अगर मीटर में है तो हम लोग क्या लिखते हैं 1 मीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब अगर ये टैंक है, ये ऐसा टैंक है जिसमें पानी क्या है 1000 लीटर है, यानी कि ये होता है, यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर। यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। ये एक यूनिट याद हो गया, ठीक। अब आता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू इतना 10⁻6 सेंटीमीटर। कैसे, मीटर को हम लोग, ये मीटर 1 मीटर था तो इतना, ये 1 मीटर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है तो यानी कि इसीलिए यहाँ पर 6 आ गया, यानी 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। अब आते हैं प्रेशर की तरफ, ठीक है। प्रेशर का कौन कौन सा यूनिट है, प्रेशर का बहुत यूनिट है। प्रेशर का सबसे पहला है ATM है, बार है, PCI है, ये PCI है, पास्कल है, बहुत सारा है, मिलीमीटर है। तो यहाँ पर 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.01325 बार, 1 बार रहता है 10⁵ पास्कल, और 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.4.7 पास्कल। 1.4 नहीं 14.7, ठीक है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा लग गया PCI। अब 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है 760 mm ऑफ Ag, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं 760 टूल। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्रेशर हो गया क्लियर। अब दूसरा टर्म यूनिट के बारे में देखेंगे। मेजरली जो थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोग का यूज़ होने वाला है वो केल्विन वाला इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा। हम लोग जहाँ भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग केल्विन का इस्तेमाल करेंगे। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में अगर बदलना रहेगा तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर हम लोग किसी भी फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में बदलना रहेगा तो उसको क्या करेंगे, उस फ़ारेनहाइट को 32 से माइनस कर देंगे, उसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा टेम्परेचर का कन्वर्जन हो गया। अब आते हैं हम लोग गैस कॉन्स्टेंट की तरफ। गैस कॉन्स्टेंट का यूनिट के साथ ही याद रखना है, ठीक है, क्योंकि गैस कांस्टेंट कभी आपको अगर मान लें ATM मोल पर केजी में अगर दे दिया, पर केल्विन में दे दिया, तो कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसीलिए पूरा का पूरा गैस वाले को अच्छे से याद कर लेना है। R इज इक्वल टू होता है 8.314 जूल मोल पर केजी। फिर है R इज इक्वल टू 0.832 ATM मोल इनवर्स और फिर केल्विन इनवर्स। फिर है रियल गैस का 1.9 जो सिमिलर है किसके 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अब आते हैं फिर लास्ट वाले पे R इज इक्वल टू 0.00190 केल्विन पर कैलोरी। अब नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है हमारा जो क्या है, वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सपेंशन का केस है, और एक्सपेंशन का केस है तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि वॉल्यूम क्या है हमारा 4 डेसीमीटर क्यूब है, और ये वॉल्यूम बढ़ने के बाद सेकेंड वॉल्यूम क्या हो जा रहा है हमारा 6 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम हम लोग का 4 डेसीमीटर क्यूब है और फाइनल वॉल्यूम क्या है 6 डेसीमीटर क्यूब है, अगेंस्ट एक कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि जो क्या है कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। उसके बाद फिर कांस्टेंट प्रेशर क्या लग रहा है 3 ATM, और ATM का आपको इस्तेमाल किस में करना है 101.32 जूल। अब हमको इसमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है, और ये वर्क किसका कैसा केस है जिसमें क्या है, ये देख कांस्टेंट प्रेशर बता दिया, कांस्टेंट प्रेशर बता दिया तो मतलब ये कौन सा केस है, किसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस में। तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग का V1 क्या है 4 डिग्री सेल्सियस 4 डेसीमीटर क्यूब, और V2 है 6 डेसीमीटर क्यूब, और P एक्सटर्नल क्या हुआ 3 ATM। वर्क डन का हम लोग का फॉर्मूला क्या है W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V।
तो हम लोग वर्क डन की जगह पे क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो माइनस पी एक्सटर्नल हम लोग को कितना दिया हुआ है 3 ATM, तो इस 3 ATM को यहाँ पर हम लगा दिए। और उसके बाद डेल्टा वी क्या है 6 - 4, यानी कि हम लोग चेंज इन वॉल्यूम जो है वो लिख दिए। फिर यहाँ पर सॉल्व करने पे हम लोग को क्या मिल गया 6 ATM लीटर। लेकिन ये आंसर हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग को 1 ATM का वैल्यू दिया हुआ है 101.32। इस ATM जहाँ पर ATM है उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 101.32। तो इस ATM की जगह पर लिखे 1.0। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएगा 607.9 जूल। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि इस इक्वेशन में, यानी कि इस वर्क में, इस एक्टिविटी में हम लोग को कितना वर्क मिला -0.79। अब देखो वर्क तो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। कोई भी काम कैसे कहेगा कि तुमने -2 जूल काम किया। यहाँ पर जो माइनस है थर्मोडायनेमिक्स में, माइनस जो रिप्रेजेंट करता है वो बस एक साइन है, रिप्रेजेंट कर रहा है कौन काम किया है। साइन यही बताता है कि कौन काम किया है। तो यहाँ पर साइन बता रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी कि माइनस का सिग्निफिकेंस कब होता है, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, तब हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं माइनस। यानी कि ये माइनस यहाँ पर ये बता रहा है कि वर्क कौन किया है बाय द सिस्टम, यानी कि ये काम कौन किया है सिस्टम काम किया है। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर अब हम मेन टॉपिक पे आ चुके हैं, पीछे तो हम लोग हल्का फुल्का चीज़ था। अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एनर्जी है तो वो एनर्जी हम लोग कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। बस इसमें जो एनर्जी है उस एनर्जी का हम लोग फॉर्म बदल सकते हैं। इस एनर्जी को फॉर्म बदल के किसी दूसरे फॉर्म में हम लोग डाल सकते हैं। तो अब आते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है du = dq + dw। ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला। तो du किसको बोलते हैं, यहाँ पर u हम लोग बताए थे कि u क्या चीज़ है इंटरनल एनर्जी है। और q हम लोग क्या बोले थे, q को याद रखना ये क्या चीज़ है हीट है। और w यहाँ पर क्या चीज़ है वर्क है। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्मूला है ये क्या है, एक रिलेशन है किसके बीच में, हीट के बीच में, वर्क के बीच में और इंटरनल एनर्जी के बीच में। यानी कि ये एक ऐसा इक्वेशन है जो किसके बीच में रिलेशन रखता है, वर्क के बीच में, इंटरनल एनर्जी के बीच में और क्या उसमें हीट के बीच में। ठीक है, ये क्या है, ये एक स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी क्या है स्टेट फंक्शन है और ये दोनों क्या है एक पाथ फंक्शन है। ठीक है, जो स्टेट फंक्शन होता है यानी कि उसको स्टेट पे मतलब होता है, बीच का रास्ते से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो यानी कि इसको हम लोग इनिशियल और फाइनल पे उस पर डिपेंड नहीं कर, जैसे कि ये दोनों पाथ पे डिपेंड करता है। यानी कि इसका अगर पाथ अलग अलग लिख देंगे तो इक्वेशन अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये क्या चीज़ है, एक पाथ फंक्शन नहीं है, ये क्या है एक स्टेट फंक्शन है। इसीलिए हम लोग इसके जगह पे डी की जगह पे हम लोग हम लोग फर्स्ट सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग - DUA, यानी कि ये फर्स्ट हो, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। इसको हम लोग इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये क्या है Q है। ये D का जो मतलब होता है यहाँ पर DQ जो लिखा हुआ है इसको हम लोग Q लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये D जो बता रहा है ना ये इसका मतलब है चेंज इन हीट, और ये क्या है चेंज इन वर्क। ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट भी। तो DU यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल किसका, यानी कि फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, वो किसके बराबर होता है, जो हीट हम लोग को मिला और कितना काम किया, कितना हीट हुआ और कितना काम किया। अब देखते हैं इसका, अब इसका हम लोग अलग अलग, जैसे कि पिछले हम लोग आइसोथर्मल के बारे में पढ़े, आइसोकोरिक के बारे में पढ़े, सबके बारे में पढ़ेंगे। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उस सारे सिचुएशन के बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे जो पीछे पढ़े थे कि आइसोकोरिक में कितना वर्क होगा। तो हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे इंटरनल एनर्जी जो है हमारा वो अलग अलग केस में कितना कितना होता है। तो ये है हमारा मेन दो फार्मूला। ठीक है, इंटरनल एनर्जी DQ + DW, ये हम लोग अभी जो पढ़े। और फिर DQ = DQ - P/T, यानी कि देखो इसी चीज को हम लोग क्या कर दिए हैं, बदल दिए हैं इसमें। ठीक है, माइनस, यानी कि वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन = होता है -P∆V। हम लोग पीछे पढ़े ना, वर्क डन = होता है -P∆V, ये हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। तो बस इस वर्क डन की जगह पे हम लोग ये फार्मूला लगा दिए। तो मतलब कि हम लोग को दो फार्मूला मिल गया, DU =
डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गया हम लोग का, जो किसके किसके बीच में रिलेशन रखता है, इंटरनल एनर्जी, हीट और किसके बीच में, वर्क के बीच में रिलेशन रखता है। अगर इसको थोड़ा सा और बदल दें तो ये क्या चीज़ होगा, एक नया फॉर्मूला बनेगा जो किसके किसके बीच में यूज रखता है, इंटरनल एनर्जी, हीट, प्रेशर और वॉल्यूम, यानी कि इस सब के बीच का बीच में रिलेशन रखता है, यानी कि एक रिलेशन है जो इसके में। अब सबसे पहली बात आती है एडियाबैटिक के केस में। सबसे पहले एडियाबैटिक कैसा केस होता है, एडियाबैटिक ऐसा केस होता है जिसमें हीट क्या होता है, जीरो। ऐसा एडियाबैटिक क्या चीज़ है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हीट क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी कि जैसे अगर हीट जीरो है तो अगर हीट की जगह पे अगर लोग हमने यहाँ पर जीरो लगा दें तो हम लोग का इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, वर्क के बराबर हो जाएगा। यानी कि कोई काम अगर एडियाबैटिकली हो रहा होगा तो उसमें जितना उसका इंटरनल एनर्जी होगा उतना ही उसका वर्क होगा। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, देखो कोई भी अगर प्रोसेस अगर क्या हो रहा, एडियाबैटिकली अगर हो रहा होगा, कोई काम अगर एडियाबैटिकली हो रहा होगा तो उसमें क्या होगा, जितना इंटरनल एनर्जी होगा उतना ही उसका वर्क होगा। चलिए, ये तो पहला केस क्लियर हो गया। अब दूसरा आते हैं साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस क्या चीज़ है, साइक्लिक प्रोसेस मतलब गोल। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा होगा, इंटरनल एनर्जी जीरो, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें इंटरनल एनर्जी जीरो। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में साइक्लिक इंटरनल एनर्जी इसमें कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, इंटरनल एनर्जी इसका सीधा है, इंटरनल एनर्जी जीरो है। तो इंटरनल एनर्जी जीरो है, इसका मतलब है इसमें जितना हीट बना है या फिर इसने जितना काम किया है, दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो। ये देखो, दोनों का सम मिलके कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि हीट प्लस वर्क दोनों मिलके कितना हो जाएगा, जीरो। अब आते हैं आइसोथर्मल के केस में। आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, हम पीछे कई बार बोल चुके हैं। आइसोथर्मल मतलब वैसा केस जिसमें टेम्परेचर सेम हो, जिसमें टेम्परेचर अगर सेम है, इंटरनल एनर्जी उसका जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो। उसके बाद फिर डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्यू प्लस डब्ल्यू, जिसमें देखो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर यहाँ पर जीरो होने की वजह से डी यू इज इक्वल टू हो गया जीरो, डी यू जीरो, यानी कि क्यू इज इक्वल टू -1, यानी कि यहाँ पर वर्क आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, जितना उसका वर्क होगा उसके अपोजिट उसका हीट होगा, या फिर ये कह सकते हैं जितना उसका हीट होगा उसके अपोजिट में उसका वर्क होगा। अगर हमको कोई आइसोथर्मल का केस है जिसमें हम लोग को क्या पता चल गया, हीट पता चल गया, तो अब आगे कुछ काम नहीं करना है, हम लोग को वर्क निकालना। अगर उसमें उस क्वेश्चन में अगर हम लोग को वर्क निकालना रहेगा, बस उस हीट के सामने माइनस लगा के आंसर लिख देंगे। क्यों, वही हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि आइसोथर्मल के केस में हीट क्या हो जाता है, हीट बराबर हो जाता है माइनस ऑफ वर्क के बराबर। ठीक है, अब आते हैं किसके केस में, अब आते हैं आइसोबैरिक के केस में। ठीक है, आइसोबैरिक मतलब जिसमें प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट यानी कि डी क्यू इज इक्वल टू एच। ठीक है, डी क्यू यानी कि हम लोग पिछले पढ़े थे डी क्यू पी, पिछले में स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे कि क्यू पी को हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। ठीक है, इंथैल्पी बोलते हैं। उस इंथैल्पी को हम लोग क्यू पी की जगह पे यहाँ पर लिखेंगे डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डी यू इज इक्वल टू क्यू पी, यानी कि इस क्यू कांस्टेंट प्रेशर है तो इसकी जगह पे हम लोग पी लिखेंगे। जैसे ही हम लोग पी लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि क्यू पी, देखो यहाँ पर कहाँ पर लिखें, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। देखो क्यू पी को हम लोग स्टार्टिंग में बताए थे, हम लोग क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं, इंथैल्पी। और इसी तरह हम लोग क्या लिखे थे, क्यू वी, जिसको हम लोग यू बोलते थे ना, उसी तरह का चीज़ यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर आइसोबैरिक का जो केस हो रहा है उसमें हम लोग का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। तो डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू पी प्लस डब्ल्यू। ठीक, और ये क्यू पी सीधा किस में बदल जाएगा, एच में बदल जाएगा, यानी कि डी यू इंटरनल एनर्जी हो जाएगा इंथैल्पी प्लस वर्क, यानी कि इंटरनल एनर्जी किसके केस में, आइसोबैरिक के केस में जितना उसका इंथैल्पी होगा प्लस वर्क होगा वही उसका इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो डी एच, अगर इसको हम लोग इस साइड रखेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो एक नया फॉर्मूला बनेगा। इंथैल्पी बराबर क्या हो जाएगा, इंथैल्पी बराबर हो जाएगा इंटरनल एनर्जी यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एनजीआरटी, यानी कि इसको हम लोग इसे रियल गैस इक्वेशन का सॉल्व करने के बाद यह फॉर्मूला मिला है, इसको डायरेक्ट याद कर लो। क्या चीज़ है, डी एच इज इक्वल टू यानी कि इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एनजीआरटी। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आइसोकोरिक के केस में।
ठीक है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम क्या होगा इसमें, कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी कि du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि इंटरनल एनर्जी, यू को क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, और क्यू को क्या बोलते हैं हीट बोलते हैं, यानी कि ये हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का फॉर्मूला है। अब हम लोग को क्या करना है, आइसोकोरिक के केस में ये फॉर्मूला आप कैसे बदल जाएगा, देखो du इज इक्वल टू, अब वर्क को हम लोग जानते हैं कि हम लोग वर्क को क्या लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू होता है माइनस पी डी वी, ये लिखते हैं। तो अगर इसके जगह पर हम लोग अब ये लिख दिए, यानी कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डब्ल्यू, और वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जिसके वजह से चेंज इन वॉल्यूम जैसे जीरो होगा, तो ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो गया, चेंज इन वॉल्यूम जैसे जीरो हुआ। देखो हमको यहाँ पर पहुँचना था कि आखिर फाइनली हो क्या रहा है, जिसके वॉल्यूम, जिसकी वजह से वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क यहाँ पर जीरो हो जाता, हम डायरेक्ट लिख देते वर्क जीरो हो जाएगा, लेकिन कैसे, इसीलिए हम लोग इसको चेंज करके देखें कि यहाँ पर इसमें वॉल्यूम आ रहा है, इसमें वॉल्यूम आ रहा है चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम हमारा जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम जैसे जीरो, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला बन गया डी यू इज इक्वल टू डी क्यू, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट, यानी कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू डी क्यू। ये हो गया किसके केस में, जब अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा, जब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो वहां पर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी हीट के बराबर हो जाएगा, यानी कि चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि द हीट ऑफ ए कंबशन, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, एक कंबशन रिएक्शन हो रहा है किसका, C2H4, ठीक है, C2H4, यानी कि यहां पर क्या है, इथीन का क्या हो रहा है, द हीट ऑफ ए कंबशन एट कितना 17 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है क्या है, वो क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। व्हाट इज द हीट ऑफ ए कंबशन एट द कांस्टेंट प्रेशर, इसी कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग को क्या निकालना है, हीट निकालना है, क्या निकालना है, हीट। देखो सबसे पहले तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक रिएक्शन चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, हमको हीट निकालना है ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हीट ऑफ कंबशन, सबसे पहले एक रिएक्शन लिखे C2H4 + 3O2, इसको जैसे ही सॉल्व लिखने के बाद इसको हम लोग बैलेंस कर लिए, टेम्परेचर हम लोग का कितना दिया हुआ है 17 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग बदल दिए कैल्विन में, 290 कैल्विन हो गया। अब आता है Ng, ठीक है, N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अ मोल ऑफ गैस, गैस का यहाँ पर कितना मोल है, तो इसका फॉर्मूला होता है जितना इसमें क्या बोलते हैं इसको, गैसियस स्टेट में प्रोडक्ट में है उसको माइनस कर दो किससे, रिएक्टेंट से, तो गैसियस में कितना है, गैसियस में हम लोग का 2 है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, और रिएक्टेंट साइड में कितना है, 3 है, 3 1 4, यानी कि इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या मिल गया, डेल्टा Ng इज इक्वल टू हो गया -2, यानी कि हम लोग का डेल्टा Ng तो मिल गया हम लोग को कितना है, -2। अब इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, देखो डेल्टा H इज इक्वल टू होता है डी यू, ठीक है, डी यू प्लस NgRT, ठीक है, डेल्टा H, व्हाट इज द हीट ऑफ, यहाँ पर इंथैल्पी होगा, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें डेल्टा H निकालना है, ठीक। देखो अब ये फार्मूला लगाया, डेल्टा H निकालने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगाए, क्या, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस NgRT। डेल्टा U हम लोग को बता दिया है कि इंटरनल एनर्जी हम लोग का कितना है, -3.2 इतना, उसके बाद से Ng की जगह पे हम लोग -2 रख दिए, रियल गैस कांस्टेंट जो हम लोग ये लगा दिए, उसके बाद टेम्परेचर कितना है, इतना, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को मिल गया इतना, ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर है आराम से कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड रहता है। इसको जैसे सॉल्व करोगे तो हम लोग का डेल्टा H जो मिला हम लोग को -33.342, ये हमारा मिल गया इंथैल्पी, यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग को इंथैल्पी निकालना था और ये वाला फार्मूला हम लोग को इस्तेमाल करना था। जितना फार्मूला है बस सबको याद कर लो, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है। अब आता है रिवर्सेबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। देखो हम लोग कौन सा पढ़ लिए, सबसे पहले हम लोग आइसोथर्मल का केस पढ़ लिए, ठीक, आइसोथर्मल में हम लोग को कौन सा पढ़ना था, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल के बारे में पढ़ना था, तो हम लोग उसके बारे में तो पढ़ लिए। अब उसी तरह आएगा रिवर्सेबल
एडियाबैटिक और फिर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, यानी कि 2 केस इसमें भी आना है। अब आता है एक्सपेंशन फॉर द आइडियल गैस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल, समझ रहे हो। अब एडियाबैटिक का केस में क्या होता है, ये तो हम लोग को मालूम है कि हीट क्या होता है, 0 होता है, ये तो पता है। इन एडियाबैटिक के केस में डेल्टा क्यू जो होता है, डी क्यू जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि हीट इसमें कुछ होता नहीं है, हीट इसमें 0 होता है। थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम लोग फॉर्मूला जैसे लगाएंगे तो फॉर्मूला जैसे लगाएंगे तो ये तो हो गया 0, सीधी बात, यानी कि इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो गया, वर्क के बराबर हो गया। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो गया, सीधा वर्क के बराबर। और हम लोग वर्क को क्या लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, ये लिखते हैं हम लोग वर्क को। और इस वर्क को हम लोग सीधा यहाँ लगा दिए, इसको जैसे यहाँ पर लगाएं तो एक नया फॉर्मूला बन गया इसको। और हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी, यानी कि बस ये रिलेशन है, पीछे का जो था बस एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, कुछ नया चीज़ नहीं है। पिछले जो हम लोग पढ़े थे डी यू, इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर डेल्टा एच जो था, डेल्टा एच को हम लोग क्या लिखे थे, एन सी पी डेल्टा टी, ऐसा कुछ लिखे थे। अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ता है ऐसा तो वो लिख देते हैं। यहाँ पर डी यू के जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते थे तो बस लिख दिए और कुछ नहीं किए, बस पी वी, यानी कि बस एक रिलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हम लोग जो ये जो रिलेशन बनाया है इसको आगे सॉल्व के फर्दर सॉल्व करने के बाद हमको कुछ रिलेशन मिलेगा, बस हमको वो तो वहाँ तक पहुँचना है। देखो एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस पी वी, ये देखो एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस पी वी। इस वर्क को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क को ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस पी वी डेल्टा टी। तो बस हम लोग इस दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखो एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस पी वी, ठीक, तो पी वी की जगह पे अब देखो P की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P को रियल गैस के हिसाब से हम लोग PV इज इक्वल टू क्या होता है, PV इज इक्वल टू होता है nRT। तो यहाँ पर हम लोग P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, nRT बाय V। तो इसको हम लोग PV इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल टू nRT, तो हम लोग P की जगह पे लिख देंगे nRT बाय V। और ये n और ये n दोनों कट गया क्योंकि दोनों सेम सेम है। अब आ गया CV इज इक्वल टू डेल्टा टी और माइनस RT अपन, अभी ये कैसे कटा वो भी हम लोग देखेंगे, RT अपन T। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड T से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड T से मल्टीप्लाई, यहाँ भी हम लोग T लगा दिए और यहाँ भी हम लोग T से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर जैसे T से मल्टीप्लाई किए तो ये तो T और ये T कट गया, बचा क्या, CV इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी और माइनस R dV, यानी कि अब आ गया मेरे पास नया फॉर्मूला, क्या चीज़, CV इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस R dV बाय V। ठीक, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये कौन सा केस है, जरा पीछे दें, जरा देखो पीछे क्या लिखा हुआ, रिवर्सेबल, यानी कि रिवर्सेबल, क्या कोई भी रिवर्सेबल चीज़ है तो वो क्या लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में, और रिवर्सेबल के केस में हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करना है CV डेल्टा टी माइनस इससे। तो CV की जगह पे ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिए, कहाँ से कहाँ तक करना है हमको, T1 से T2 तक, और इसमें RT को हम लोग बाहर कर दिए और अंदर में क्या बच गया, DV। और हम लोग पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन अगर कभी करते हैं तो क्या आता है, ln x, ये तो आता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके, CV इज इक्वल टू ln x, ln t, यहाँ पर t छूट गया है, ln t और ln v। ठीक है, ln t, अब हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर लगा दिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो c इज इक्वल टू ln टी वी डेल्टा टी। अब इसका तो फॉर्मूला पता ही होगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कि जब log a माइनस बी रहता है, देखो log a माइनस log b, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a बाय b। तो वही सेम फॉर्मेट है यहाँ पर, तो ये बदल गया इसमें और ये बदल गया इसमें, यानी कि ln इज इक्वल CV इज इक्वल टू ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू R ln V1 बाई V2। ठीक, अब आते ही इस CV को हम लोग यहाँ भेज दिए, तो ln इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा क्या किस में बदल गया, इसको जब फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनता है एक नया रिलेशन जो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। वो क्या है, T1 बाई V1 रेज टू द पावर गामा 1 माइनस, ठीक है, T2 बाई V2 गामा 1 माइनस। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो।
जो हम लोग को एग्जाम में बहुत काफ़ी सारा क्वेश्चन इस पर आ चुका है। ठीक है, अब देखो 1/r को इसमें जो बदले हैं, किसको बदले होंगे, यानी कि गामा माइनस 1 जो है ये तो किसी के बदले में आया होगा ना, इस तरह ये सी और आर ये सब कहाँ चला गया, तो इसी के बराबर होता है ये गामा माइनस 1 इजिकल टू आर बाई सी वी। ये जो आर और सी वी जो यहाँ से जो गायब हुआ है वो किसके वजह से, ये गामा उसकी जगह पे ये सब आ गया है, ये दोनों। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। कंक्लूजन है कि ये जो हम लोग का पॉइजन रेशियो बना है, पॉइजन रेशियो किसके लिए अप्लीकेबल है, ये ओनली अप्लीकेबल है किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो यानी कि अगर हम लोग का फॉर्मूला अगर देखा जाए, यानी कि टी वी रेज टू द पावर गामा माइनस 1 हमेशा ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि पी वी रेज टू द गामा ये भी कांस्टेंट रहेगा, और ये टी पी 1/गामा माइनस 1 ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि ये किसके लिए कॉम्प्लेट है, ओनली एडियाबेटिक केस। जब प्रोसेस क्या रहेगा, एडियाबेटिक रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, चलो हम लोग का क्लास यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का यहाँ पर जितना पीछे जितना भी पढ़ना था, हम लोग को वर्क जितना निकालना था वो वर्क वगैरह हम लोग निकाल लिए हैं। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर से क्या पढ़ेंगे, इंट्रोपी वगैरह निकालेंगे, गिब्स एनर्जी निकालेंगे, ये सब सारा अब आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बचा हुआ हम लोग का वाटर केमिस्ट्री, तो हम लोग ने आगे पढ़ेंगे। और फिर एक इसमें कौन सा छूटा है, हाँ एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी कुछ पोर्शन रहता है इसमें, जिसमें नेशेंट वो नस्ट इक्वेशन वाला क्वेश्चन रहता है, EMF वाला क्वेश्चन रहता है, वो सब रहता है, उसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। तो चलो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में तो आया ही होगा। और हमारा क्लास यहीं पर ओवर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।